कुछ 3-4 शब्द बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, अफगानिस्तान, काबुल, तालिबान। अगर आपको भी ये सब सुनने में आ रहा है पर आपको एग्जैक्ट स्टोरी नहीं समझ में आ रही कि ये चल क्या रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं बहुत आसान भाषा में आपको ये पूरा मैटर समझाऊंगा कि अफगानिस्तान में एक्चुअली पूरी वॉर जो चल रही है वो क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय नायक और शुरू करते हैं ये वीडियो आसान भाषा में। तो सबसे पहले जो मेन 3 नाम चल रहे हैं वो देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान साउथ एशिया का एक देश है। काबुल, काबुल क्या है? जैसे हमारा भारत देश की राजधानी है दिल्ली, वैसे ही अफगानिस्तान की राजधानी या कैपिटल है काबुल। तीसरा शब्द आता है तालिबान। तालिबान का क्या मतलब है? तालिबान को ज़्यादातर लोग टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, पर ये एक्चुअली में खुद को टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानता है। ये एक इंसर्जेंट ग्रुप है। अब इंसर्जेंट ग्रुप का क्या मतलब होता है? ऐसे लोग जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन करते हैं विथ वेपन्स। रिवॉल्यूशंस होते रहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं, कुछ भी ऐसे डिसीजंस आते हैं जो लोगों को पसंद नहीं, उसके अगेंस्ट जनता रिवॉल्यूशन करती है। पर अगर उसी रिवॉल्यूशन में वो गन्स, बॉम्ब ये सब लेके आ जाएं तो वो इंसर्जेंट ग्रुप माना जाता है। तो तालिबान ऐसा ही एक इंसर्जेंट ग्रुप है। ये आया कब? ये आया 1996 में। इसके बारे में भी पूरा जानेंगे। पश्तून भाषा में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों? इसका नाम स्टूडेंट पे क्यों रखा गया? तो एक्चुअली में जब तालिबान बना था तो जो इसका लीडर था उसने 50 स्टूडेंट को मिलकर ये ग्रुप बनाया था, इसलिए इसका नाम रखा गया तालिबान। अब ये कैसे एक्सिस्टेंस में आया और उसने कैसे इतनी तबाही मचाई, ये हम जानेंगे आगे की वीडियो में। तो ये किस्सा शुरू हुआ 1996 में। इसके पहले जो शख्स था जिसके पास पावर थी वो था बुरहानुद्दीन रब्बानी। इसके पास 1992 से 1996 तक पावर रही। तो इसे हटाया क्यों? क्योंकि ये बहुत कट्टर था और इसकी जो आइडियोलॉजीज़ थी वो लोगों को पसंद नहीं आती थी, तो लोग बहुत चिढ़ते थे। तो उसी के रिवॉल्यूशन में एक ग्रुप डेवलप हुआ जिसका नाम था तालिबान। उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया विद वेपन्स। धीरे धीरे काबुल को कैप्चर कर लिया और उसके बाद पूरा अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया और बुरहानुद्दीन रब्बानी को हटा दिया। तालिबान एक्सिस्टेंस में आया क्योंकि लोगों को लगता था कि तालिबान जो है वो आगे चल के पीस लाएगा और अफगानिस्तान की जो हालत है उसको सुधारेगा। वादे तो आने के पहले तालिबान ने कुछ ऐसे ही किए थे, पर धीरे धीरे जो उसके भी कट्टर लोग थे उनकी सोच सामने आई, उनका जो असली चेहरा था वो सामने आया और वो धीरे धीरे अपनी जो आइडियोलॉजीज़ थी, जो उनकी कंजर्वेटिव सोच थी वो धीरे धीरे सामने आने लगी। और फिर धीरे धीरे उन्होंने भी जो आम जनता थी उस पर अत्याचार शुरू कर दिया। कैसा अत्याचार? उन्होंने इतने टफ और फालतू के रूल्स बना दिए थे जिससे जीना बहुत मुश्किल हो गया था, खासकर महिलाओं के लिए घर से निकलना बैन था वहाँ पे। इसके अलावा अगर उन्हें निकलना भी है तो जो उनके शौहर हैं उसके साथ या पति जो है उनके साथ ही वो बाहर जा सकती हैं, और जाएगी भी तो पूरी तरह से कवर्ड बॉडी लेके, जो बुर्का होता है वो पहन के ही वो बाहर निकल सकती हैं। अब बाहर निकलना बंद था महिलाओं के लिए, छोटी बच्चियों के लिए भी, तो ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन नहीं हो पाएगी। वहाँ पे महिलाओं का पढ़ना भी बैन था। इसके अलावा महिलाओं का काम करना भी बैन था। हाँ, तक कि अगर किसी महिला का शौहर की डेथ हो जाती है उसके बाद भी उसे काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। उनका कहना ये होता था कि अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेगा। महिलाओं को ही नहीं, उन्होंने और भी जनता को परेशान किया। मेल्स जो थे, आदमियों के लिए दाढ़ी रखना कंपलसरी हो गया था, वो दाढ़ी नहीं कटा सकते थे। इसके अलावा नमाज़ पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया था, आपको नमाज़ पढ़नी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ जितनी भी एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें थी जैसे डिस्को, सिनेमा, डांस, गाना, ये जितनी भी चीज़ें थी इन सब को बैन कर दिया गया था। ये सब कुछ भी नहीं कर सकते आप वहाँ पे। इतना ही नहीं, बच्चों को पतंग उड़ाने की भी इजाज़त नहीं थी, पतंग उड़ाना वहाँ पे बैन था। इसके अलावा वहाँ पे कबूतरों को खाना खिलाना या उन्हें पालना ये भी बैन था। तो ऐसे कट्टरपंथी के बहुत सारे फाउंडेशंस वहाँ पे आ गए और जनता के सामने उनकी सच्चाई आ गई। पर वो लोग इतने खतरनाक थे कि उनके अगेंस्ट कुछ भी बोलना अपने जान को खतरे में डालना था। ये सब जो था ये 1996 से 2001 तक चला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ एक धमाका जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। अलकायदा, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने 2001 में अमेरिका पे एक हमला किया जिसे 9/11 के नाम से हिस्ट्री में जाना जाता है। ये एक चीज़ देखने वाली है कि 9/11 जो है अमेरिका में डेट को बाद में लिखा जाता है, मंथ को पहले। जैसे हमारे यहाँ पहले डेट लिखते हैं फिर मंथ लिखते हैं, उनके यहाँ उल्टा होता है। तो जो 9 है वो मंथ है और 11 जो है वो डेट है। तो 11 सितंबर को वहाँ पे एक हमला किया गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है। वहाँ पे उन्होंने बम से उस बिल्डिंग को उड़ा दिया। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि कोई घर में घुस के इस तरह से अमेरिका की एक इतने बड़े सेंटर को उड़ा गया। अलकायदा का लीडर जो था उस समय वो था ओसामा बिन लादेन। पर अलकायदा और ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे हमला किया, इसमें अफ़गानिस्तान कहाँ बीच में आया? तो अफ़गानिस्तान ऐसे बीच में आया
अफगानिस्तान अलकायदा ग्रुप को शेल्टर देता था। उसामा बिन लादेन को भी पनाह दी उसने वहाँ पे। वैसे भी जो तालिबान था वो अलकायदा ग्रुप को सपोर्ट करता था। तो इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने तुरंत एक एयर स्ट्राइक प्लान की, जिसमें नाटो ने उसका साथ दिया। अब नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है? ये एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर के समय एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 28 यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस था। मतलब क्या कि 28 कंट्रीज़, 28 देशों की जो आर्मी थी उन सबको मिला के ऐसा इन लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर इन 28 कंट्रीज़ में से किसी पे भी अटैक होता है तो ये बाकी के जो 28 कंट्रीज़ की जो आर्मी है वो भी उसके साथ लड़ेगी और उस कंट्री पे जिस पे अटैक हुआ है उसको सपोर्ट करेगी। तो अमेरिका भी इसका एक पार्ट था। तो यहाँ पे नाटो ने अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका ने अपने 5000 सोल्जर्स एयर स्ट्राइक के लिए भेजे। ये स्ट्राइक बहुत बड़ी थी और इसमें जहाँ भी उन्हें लगता था कि यहाँ पे अलकायदा के लोग ठहरे हुए हैं या तालिबानी ग्रुप्स ठहरे हुए हैं, उन सभी जगहों को उन्होंने एयर स्ट्राइक करके बॉम्ब से उड़ा दिया। ये एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक थी। बहुत बड़ा लॉस हुआ तालिबान का और तालिबान की पावर जो है वो उसके हाथ से चली गई। इसके बाद अमेरिका ने प्रण लिया कि हम वापस से यहाँ पे तालिबान को नहीं आने देंगे। फिर वहाँ पे जो लीडर चुना गया उसका नाम था हामिद कारज़ाई, जिसने अफ़गानिस्तान को लीड किया और अफ़गानिस्तान को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की। फिर वहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब दूसरी पार्टीज़ भी, अभी तक ऐसा होता था कि एक जो पार्टी है वही पूरा देश को रूल करेगी। अब नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ दूसरी पार्टीज़ भी इलेक्शन में लड़ सकती थी। इलेक्शन हुए, उसमें बहुत भारी मात्रा में वोट भी दिए गए और वहाँ फिर से जीता हामिद कारज़ाई 2004 में और वहाँ का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। यहाँ तक तो ठीक था। अब ये कहानी चल रही थी तब से, यानी 2001 से 2021 तक। वहाँ पे इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और वो कहानी आगे बढ़ती रही। पर अमेरिका ने तालिबानीज़ को कंट्रोल में रखा। पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए थे। जो बचे थे वो ग्रुप्स धीरे धीरे डेवलप होते गए और इसके साथ साथ वो वहाँ पे बमबारी करना और टेररिस्ट अटैक्स करना, ये सब काम भी करते रहते थे। पर अमेरिका उसको कंट्रोल में रखता था। पर हो क्या रहा था कि इस कंट्रोल रखने में उसके बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट में पैसा खर्च हो रहा था। इसके अलावा जो अटैक्स वो लोग करते थे उसमें अमेरिकन सोल्जर्स भी काफ़ी मारे जाते थे। तो एक तो सोल्जर्स का लॉस, ऊपर से अमेरिका $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे खर्च कर चुका था अपनी आर्मी को सर्वाइव करवाने पे। वहाँ पे इतना नुकसान अमेरिका झेल रहा था पर उसको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने इस बारे में सोचा और फरवरी 2020 में उन्होंने तालिबान के साथ पीस टॉक्स शुरू की कि अगर तुम लोग अलकायदा के साथ अपने कनेक्शन हटा दो, अलकायदा को सपोर्ट ना करो, तो हम लोग अपने ट्रुप्स वापस बुला लेंगे। हालांकि ये अमेरिका भी जानता था कि तालिबान ऐसा करेगा नहीं, पर सिर्फ उसको अपनी ट्रुप्स हटानी थी वहाँ से, उसको अपना लॉस बचाना था, इसलिए उसने अपना सोचा और वहाँ से अपने ट्रुप्स हटाने की बात तालिबान के साथ स्टार्ट करी। फिर जब जो बाइडन 2021 में आए तो उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ाया और इस डिसीजन को लिया कि अब अमेरिका अपने ट्रुप्स वहाँ से हटा लेगा। जैसे ही ये डिसीजन आया तब तक जो ये 20 साल का समय था, इसमें तालिबान धीरे धीरे अंदर ही अंदर ग्रो कर रहा था और वो अपनी पीक स्टेट पे, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट पे जा चुका था। 85,000 से ज़्यादा लोग उसके लिए लड़ रहे हैं तालिबान के लिए। तो अमेरिका के जाते ही तालिबान खुले सांड की तरह हो गया और उसने तुरंत जो वो इतने सालों से करना चाहता था, उसने अफ़गानिस्तान पे पावर को वापस हासिल करने के लिए अपना अटैक शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उसने मोर देन 90% अभी तक अफ़गानिस्तान को एक्वायर कर लिया है। अभी 2-3 दिन पहले उसने जो वहाँ की कैपिटल है काबुल, उसको भी पूरी तरह से घेर लिया था। और इस सब के चलते वहाँ के करंट प्रेसिडेंट अशरफ घनी ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और देश छोड़ दिया। उनके अनुसार ये डिसीजन अफ़गानिस्तान में शांति मेंटेन करने के लिए था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर वो अपनी आर्मी के द्वारा लड़ाई छेड़ते तो बहुत ज़्यादा सिविलियंस उसमें मारे जाते। इसलिए वहाँ की शांति को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। अब लगभग पूरा अफ़गानिस्तान तालिबानीज़ के कब्ज़े में आ चुका है। पर अभी तालिबानी जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि हम लोग यहाँ पे कोई भी अटैक नहीं करेंगे और बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से हम लोग अफ़गानिस्तान की पावर लेंगे और उसे बहुत पीसफुल ढंग से चलाएंगे और अफ़गानिस्तान को ग्रो करेंगे। इसके अलावा महिलाओं को भी पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी, काम करने की इजाज़त दी जाएगी। काफ़ी सारे इस टाइप के वादे उन लोगों ने किए हैं। अब ये वादे कितने सच हैं कितने झूठ हैं ये तो वक्त ही बता पाएगा, पर फिलहाल वहाँ पे बहुत अफरा तफरी का माहौल है। अब ये जो पूरी कहानी है ये इंडिया न्यूज़ में क्यों दिखाई जा रही है, इंडिया के लिए क्या महत्वपूर्ण है इसमें, इंडिया को क्यों इतना फ़र्क पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो देखिए इंडिया को डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है इस चीज़ का।
पहला इम्पैक्ट कि अभी तक अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस बन गए थे, तो वो रिलेशंस ख़त्म हो जाएंगे। जितना भी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता था, जो कनेक्शंस थे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है, क्योंकि इंडिया ने $3 बिलियन से भी ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा था फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। तो जैसे जैसे तालिबान उस एरिया को कवर करेगा, वो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होने वाला था वो तो छोड़ो, जो इन्वेस्टमेंट है, जो करंट इन्वेस्टमेंट है $3 बिलियन से ज़्यादा का, वो भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा। इसके अलावा टेररिस्ट अटैक, टेररिज्म को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि जो तालिबान है उसको चाइना और पाकिस्तान शुरू से ही सपोर्ट करते हैं, तो इन लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस हैं। और पाकिस्तान और चाइना ऑब्वियसली हमेशा भारत पे नज़र बनाए रखता है, उस पर अटैक करवाता रहता है। तो जब तालिबान, पाकिस्तान और चाइना ये लोग मिल जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली टेररिज्म को बढ़ावा देंगे और टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो भारत देश में बढ़ेंगे। तो ये 3 बड़े इम्पैक्ट हैं जो भारत देश पे पड़ेंगे अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान पावर में आता है। अगर क्या, वो तो ऑब्वियसली अब आ ही जाएगा। अभी देखने वाली बात आगे ये है कि इस पर जो बाकी सारे देश हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अभी तक तो किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो आई होप ये जितना भी पूरी कहानी थी उसको मैं आपको आसान भाषा में समझा पाया। अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी डालता रहता हूँ, तो आप जाके वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और कोई इसी तरह से आसान भाषा में वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।